नमस्कार, मैं GRS न्यूज़ के लिए गिरीश सिकरवार। आज के इस ब्लॉग में मैं बात करने वाला हूँ समाजवादी पार्टी के कलकत्ता में हुए अधिवेशन के निष्कर्षों के विषय में। अब ये जैसा कि तय माना जा रहा था, समाजवादी पार्टी ने अपने पूर्व एलाई यानी कि उत्तर प्रदेश में जो उनका रालोद से गठबंधन है या अन्य कोई छोटे दल, उनके साथ ही गठबंधन करके लोकसभा का चुनाव लड़ा जाएगा और बड़े दलों से समाजवादी पार्टी कोई भी समझौता नहीं करेगी। ये बात तय हो गया है। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी को समाजवादी पार्टी का पूरा सपोर्ट रहेगा और पश्चिम बंगाल की जिम्मेदारी भी वहाँ के मूल निवासी किरणमय नंदा को सौंपी गई है। समाजवादी पार्टी, जिसका कि शुरू से ही ये नियम रहा है कि वो थर्ड फ्रंट में अधिकांश रही है, क्योंकि उनकी पूरी राजनीति जब से उसकी स्थापना काल से उसकी जो राजनीति है, या आप कह सकते हैं जो उनके पिताश्री थे मुलायम सिंह जी यादव, उनके जीवन की पूरी राजनीति कांग्रेस विरोध पर टिकी रही। हालांकि बीच बीच में उन्होंने रणनीतिक रूप से कांग्रेस की सरकारों का समर्थन किया, लेकिन कभी भी उत्तर प्रदेश में रायबरेली या अमेठी को छोड़कर उनका गठबंधन या आप कह लीजिए कांग्रेस को कोई समर्थन उनका नहीं रहा। इस बार के 2024 के लोकसभा चुनाव में निश्चित तौर से एक जो बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एक कोलाज बनाना चाहते थे कि बृहद आंदोलन करना चाहते थे, लेकिन इस बार ऐसा लगता है कि विपक्षी एकता में अभी भी दरार है। ये अलग बात है कि अडानी मामले को लेकर समाजवादी पार्टी विपक्षी दलों के साथ खड़ी दिखाई देती और कांग्रेस का नेतृत्व भी इसे स्वीकार है, लेकिन कल अखिलेश ने प्रेस वार्ता में ये स्पष्ट किया कि ये रणनीतिक समर्थन है, फ्लोर पर समर्थन है, यानी कि उनको लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को कोई समर्थन नहीं होगा और समाजवादी पार्टी पूरे अपने जो उनका चुनाव पूर्व गठबंधन है उसके साथ ही उतर कर प्रदेश की पूरी सीटों पर चुनाव लड़े। तो उनका मुख्य मुद्दा क्या होगा, जबकि सभी दलों की ने अडानी मामले को लेकर अभियान चला रखा है, लेकिन राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक के बाद अपने करीब पौन घंटे की प्रेस वार्ता में अखिलेश यादव ने स्पष्ट किया कि उनका लोकसभा चुनाव में जाने का मुख्य मुद्दा जाति जनगणना होगा। निश्चित तौर पर वो जो उनके साथ लगातार उत्तर प्रदेश में दो चुनाव हारे हैं, 2017 में, 2022 में, उस चुनाव में मुख्य हार का कारण उनका ये रहा कि जो अल्पसंख्यक मत है उनसे थोड़ा बहुत क्षेत्र आया और सबसे ज़्यादा हार की जो प्रमुख बात रही वो रहा पिछड़े लोगों का भारतीय जनता पार्टी की ओर जाना। तो इस मुद्दे को लेकर अब अपने पिछड़े वोटरों को सहेजने के लिए समाजवादी पार्टी इस बार जाति जनगणना पर अपना पूरा फोकस करेगी और जैसा कि उन्होंने स्पष्ट किया कि जाति जनगणना पूरे देश में जरूरी है। निश्चित तौर पर इसको मुद्दा बनाने की बात है। हालांकि उन्होंने एक लाइन में अडानी मामले को भी
अपने राजनीति के केंद्र में रखने का प्रयास किया, लेकिन जिस तरह से उन्होंने अपनी प्रेस वार्ता में कई बार जाति जनगणना और प्राइवेटाइजेशन यानी कि निजीकरण को लेकर जो सवाल उठाए, निश्चित तौर पर समाजवादी पार्टी ने यह स्पष्ट कर दिया कि उनकी राजनीति पिछड़ों के इर्द गिर्द ही घूमेगी। भारतीय जनता पार्टी में जब से मोदी का उदय हुआ है, निश्चित तौर पर पिछड़े वर्गों का प्रभुत्व भारतीय जनता में बढ़ा है और पिछड़े वर्गों का अधिकांश मतों का समर्थन और सहयोग उनको मिलता रहा है। निश्चित तौर पर जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी को अपने लगातार 2 कार्यकाल में पिछड़े वर्गों का समर्थन मिला, इस बार समाजवादी पार्टी पूरी कोशिश करेगी कि जातीय जनगणना के नाम पर, जिससे कि भारतीय जनता पार्टी बोलने से जातीय जनगणना कराने से परहेज करती है, तो उसको प्रमुख मुद्दा बनाया जाए और जो पिछड़े वर्गों के जो टीस है पिछड़े वर्गों की, और उनके मन में ये बात रखी जाए कि जातीय जनगणना न होकर पिछड़े वर्गों के लिए कोई योजना सरकार नहीं बना पा रही है, तो निश्चित तौर पर उनकी जो भावी रणनीति है वो एक बार फिर तय हो गई है कि वो जाति गोलबंदी के सहारे ही लोकसभा का चुनाव लड़ने जा रहे हैं। समाजवादी पार्टी ने हालांकि महंगाई की बात की, व्यापारियों की बात की, और विभिन्न जो नौकरियां ख़त्म होती जा रही हैं और बैंक LIC डूबने जैसे आरोप भी केंद्र सरकार की नीतियों पर लगाए, और हालांकि उन्होंने सभी मुद्दों को धीरे धीरे करके छुआ, लेकिन जिस प्रकार उन्होंने अपना मुख्य फोकस उत्तर प्रदेश पर रखा, तो उससे ये तय हो गया समाजवादी पार्टी अपनी जो पूरी ताकत है वो उत्तर प्रदेश में झोंकने जा रही है। बंगाल में हो सकता है कि एक आध सीट पर लड़े वो चुनाव, लेकिन ऐसा मुश्किल लगता है क्योंकि पत्रकारों से पूछे जाने पर कि क्या आपके कार्यकर्ता नहीं चाहते बंगाल में चुनाव, तो उन्होंने साफ जवाब दिया कि यहाँ की जिम्मेदारी हमने राष्ट्रीय उपाध्यक्ष समाजवादी चिंतक किरण नंदा को सौंप रखी है, वो जैसा निवेदन करेंगे। और ये भी उन्होंने तय कर दिया, हालांकि उन्होंने लोकसभा चुनाव लड़ने पर गोलमोल जवाब दिया, लेकिन ये तय है कि वो अपनी परंपरागत सीट कन्नौज से चुनाव लड़ेंगे, क्योंकि उन्होंने इनकार नहीं किया कि वो लोकसभा चुनाव नहीं लड़ने जा रहे हैं। उन्होंने इस बात को पार्टी फोरम पर रखने का प्रयास किया। उन्होंने कहा कि अगर पार्टी आदेश करेगी तो वो चुनाव निश्चित तौर पर वो चुनाव लड़ेंगे, और लोकसभा जो चुनाव है जो उनकी परंपरागत सीट कन्नौज रही है उसको, जो कि लगातार 2019 में वो सीट उनसे छिन गई थी, इस बार वो उस सीट को अपने पाले में करने की कोशिश करेंगे। निश्चित तौर पर उनको कन्नौज में खुद ही चुनाव लड़ना पड़ेगा। समाजवादी पार्टी की मैं बात करूं तो उनका मुख्य जोर बहुजन समाज पार्टी को या अन्य जैसे कि AIM है, इन सभी दलों को भाजपा की बी टीम बताने की ओर फोकस होगा, क्योंकि जो अल्पसंख्यक वोट हैं वो भी हालांकि ज़्यादातर वोट समाजवादी पार्टी को उत्तर प्रदेश में मिलते हैं या मिलते रहे हैं, लेकिन जिस तरह से कुछ प्रतिशत मतों का बंटवारा हुआ तो समाजवादी पार्टी ये चाहेगी कि उन मतों का 100% हिस्सा उन्हें मिले, उसमें कोई बंटवारा न हो।
इसके लिए वो अल्पसंख्यकों को एकजुट करने के लिए निश्चित ही कोई अभियान शुरू करेंगे। उन्होंने ये कहा कि निश्चित तौर पर वो अगर पार्टी आदेश करेगी एक बड़ा कार्यक्रम भी वो कर सकते हैं। निश्चित तौर पर वो सड़क पर उतरेंगे, क्योंकि उन्होंने कहा कि अगर पार्टी आदेश करेगी तो निश्चित तौर पर वो यात्रा निकालेंगे। अधिकांश यात्राएं वो निकालते रहे हैं। तो इस प्रकार से समाजवादी पार्टी ने भी कलकत्ता से नए चुनाव का आगाज कर दिया। जब लोगों ने पूछा कि आप कलकत्ता ही क्यों, तो उन्होंने कहा कि जब पार्टी कलकत्ता में बैठी है तो निश्चित तौर पर उसे फ़ायदा हुआ है। और उन्होंने बार बार, जो मैं फिर यहाँ रिपीट करना चाहूँगा, कि वो उनकी पार्टी पिछड़ों की गोलबंदी के सहारे ही चुनाव मैदान में उतरेगी, ये बात तय। अभी हालांकि 1 वर्ष का समय है, लेकिन जिस तरह से सभी पार्टियों का मुकाबला ऐसी भारतीय जनता पार्टी से है जो 24/7 चुनावी मोड में रहती है, तो निश्चित तौर पर वो रणनीति बनाने के लिए अभी उनको यात्राएं करनी ही होगी और अपनी बात को ग्राउंड लेवल तक पहुंचाना होगा। कांग्रेस से गठबंधन के सवाल पर उन्होंने कहा कि कांग्रेस से हालांकि वैसा गठबंधन तो नहीं होगा और या अन्य राज्यों में जाएंगे। उन्होंने कहा कि जिन राज्यों में पार्टी का आधार अच्छा है वहाँ वो निश्चित तौर पर चुनाव लड़ेंगे। तो हो सकता है कि वो राजस्थान, कर्नाटक और इनमें छत्तीसगढ़, झारखंड या आप कह दिए मध्य प्रदेश, इन राज्यों में भी वो सांकेतिक रूप से चुनाव लड़ेंगे। कुछ सीटों पर मध्य प्रदेश में हालांकि उनके विधायक भी रह चुके हैं, तो उन चुनाव में भी वो हिस्सा लेंगे। लेकिन मुख्य फोकस उनका उत्तर प्रदेश में होगा, क्योंकि उत्तर प्रदेश में लोकसभा की 80 सीटें हैं और वो बार बार कह चुके हैं कि केंद्र की सत्ता उसे मिलती है जिसे का उत्तर प्रदेश होता है। निश्चित तौर पर उनकी पूरी राजनीति उत्तर प्रदेश के ऊपर निर्भर है और उसी उत्तर प्रदेश से वो अपना खम ठोकेंगे। अब देखना ये होगा कि समाजवादी पार्टी अपने रणनीति में कितनी आगे बढ़ती है और कौन सा वो नया दांव चलेगी। लेकिन एक बात तय है कि पिछड़ों के सहारे ही समाजवादी पार्टी एक बार फिर से चुनावी मैदान में जाना चाहती है। आज के ब्लॉग में बस इतना ही। और राहुल गांधी के यहाँ कल दिल्ली पुलिस पहुंची। उनके करीब 45 दिन पूर्व जम्मू कश्मीर में दिए गए बयान को लेकर, जिनमें उन्होंने दावा किया था कि कई महिलाएं उनसे यात्रा के दौरान मिली, जिन्होंने उन्हें बताया कि उनका शोषण होता है, यौन शोषण होता है। तो दिल्ली पुलिस ने कल यानी रविवार को दिन उनके आवास पर पहुंची और उनसे बयान जारी करने के लिए नोटिस देकर बयान देने की बात कही, जिसको लेकर राजनीति हुई। समाजवादी पार्टी यानी कि अखिलेश यादव ने भी इस बात पर खास कुछ नहीं कहा। जब पत्रकारों ने सवाल किया तो उन्होंने सरकारी एजेंसियों के दुरुपयोग की बात कही। आज के ब्लॉग में बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत। हम सभी लोगों की निगाह विभिन्न मुद्दों पर रहेगी। कोई नया मुद्दा होगा निश्चित तौर पर वीडियो के माध्यम से आप सबके सामने आएंगे। जय हिंद, जय भारत।